नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए क्विजेस लगातार चल रही हैं और आज की इस क्विज को देख लेते हैं। 100 से ऊपर इसमें क्वेश्चन है, तो आप बढ़िया तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में कहा गया कि 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की जो घटना थी, चटगांव आर्मरी रेड इसको कहा जाता था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मतलब जिसमें कि क्रांतिकारियों ने डंपारा में जो पुलिस स्टेशन था, शस्त्रागार था, मतलब हथियार रखने का कारखाना था, वहां पे कब्जा कर लिया था। तो ये गणेश घोष के मतलब सौजन्य से होता है। इसके अलावा मास्टर सूर्यसेन का नाम भी आता है, आप जानते ही हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किसकी हत्या में, मतलब ये मजिस्ट्रेट कौन था उसका नाम आपको देखना है, उसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई। तो ये लोग कोशिश तो ये करते हैं कि वो मारा जाए, लेकिन बम जिसकी बग्घी पर या गाड़ी पर फेंकते हैं वो असल में किंग्सफोर्ड नहीं रहता है, वो रहता है कोई दूसरा, कैनेडी रहता है। कैनेडी का पूरा परिवार उसमें रहता है, वो लोग मारे जाते हैं। उसके बाद प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों दो दिशा में भाग जाते हैं वहां से, और उसमें से प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है वो तो आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को पकड़कर सबसे कम उम्र में फांसी दे दी जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि काकोरी कांड कब हुआ था, मतलब काकोरी षड्यंत्र केस इसको अंग्रेजों ने नाम दिया था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सौजन्य से, और इसी का परिणाम होता है कि HRA टूटकर बिखर जाती है। अंग्रेज इसके अधिकतर जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनको पकड़कर फांसी पर चढ़ा देते हैं या गिरफ्तार कर लेते हैं। तो उसके बाद चंद्रशेखर आजाद अकेले रह जाते हैं। तब वो भगत सिंह को इनवाइट करते हैं और HRA का स्वरूप बदलता है और ये बन जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। समाजवादी शब्द इसमें जुड़ता है बाद में। खैर, तो यहाँ पे 1925 हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, इन्हीं लोगों के सौजन्य से होती है गदर आंदोलन की स्थापना। ठीक है। इसके बाद पांचवें नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। गदर क्रांति के आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए, कामागाटा मारू घटना जो थी वो तो एक तात्कालिक कारण थी, लेकिन असली वजह क्या थी? पहला विश्व युद्ध, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये शुरू होता है और यही गदर क्रांति के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस के द्वारा घिर जाने पर स्वयं को शूट कर लिया था, मतलब गोली मार ली थी? इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क था, अभी उसे आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर वो असल में वो मिलने आए रहते हैं जो कांग्रेस के बड़े वाले नेता हैं उनसे। इलाहाबाद उन नेताओं का केंद्र रहता है, खासतौर पर नेहरू जी। तो मिलने आए रहते हैं। मिलने के बाद पुलिस को पता नहीं कौन न्यूज दे देता है और वो घिर जाते हैं। अब जब रिवॉल्वर से ये गोलियां चलाते हैं, मुठभेड़ होती है और इन्हें ये लगता है कि अब तो एक ही गोली बची हुई है और ये जीत नहीं पाएंगे, मतलब पकड़े जाएंगे। तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद को शूट कर लेते हैं, कनपटी में गोली मार लेते हैं। बहुत हिम्मत की बात है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो इसमें अगर आप देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे, ये राजनीतिक थे, राजनीति करते थे, लेकिन क्रांति से इनका कोई कनेक्शन नहीं था। बाकी जितने हैं वो एकदम कट्टर और प्रबल क्रांतिकारी नेता थे। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। ठीक। अगले वाले को देखते हैं। समाजवाद से ये प्रेरित थे। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी के तौर पे सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? अंदर और बाहर दोनों की बात हो रही है, तो ये राजा महेंद्र प्रताप थे। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न में चले। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें कुछ क्रांतिकारियों के नाम दिए हैं और उनसे संबंधित जो कांड हुए थे उनके नाम दिए हैं, इन्हें आप देख लीजिए। रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी मामला, सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार छापा, अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड और रामप्रसाद बिस्मिल लाहौर षड्यंत्र मामला। इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं?
तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जो यहाँ लाहौर षड्यंत्र केस दिया हुआ है वो मैच नहीं है। काकोरी कांड से इनका भी संबंध था, यहाँ लाहौर कहाँ से हो जाएगा? आप खुद देख सकते हैं, यहाँ ये काकोरी कांड पहले ही दे दिया है, तो इसका लास्ट वाला डी वाला है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन के उपवास के बाद, 2 महीने से भी ज्यादा, इतना उपवास रखते हुए मृत्यु हो गई? तो ये कौन से क्रांतिकारी थे? ये बंगाल के शेर कहे जाते हैं जतिन दास। इतने समय तक ये बहुत बड़ी वाली भूख हड़ताल करते हैं और अंग्रेज लाख कोशिश करते हैं कि इनके गले से नीचे खाना उतर जाए, लेकिन ये बहुत सारे तरीके अपनाकर एक भी अन्न का निवाला जो है वो गले से नीचे नहीं जाने देते और अंत में बहुत लंबे समय बाद इनका देहावसान होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। असल में बात यह थी कि क्रांतिकारियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। तो ये बदनामी जो क्रांतिकारी थे, जो कि देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं थी, तो वो ये मांग कर रहे थे कि हमें राजनीतिक कैदी का दर्जा मिले। अब यहाँ देखिए 12वें नंबर के क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि कौन सा एक्ट जो है वो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या सुधार के तौर पे देखा जाता है। 1919 भारत सरकार अधिनियम जो है इसको माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या रिपोर्ट के तौर पे देखा जाता है। लॉर्ड माउंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, माउंटेग्यू जो थे ये भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय थे। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो? ये बताने की जरूरत नहीं है, आराम से देख लीजिए, मौसम भी चल रहा है आजकल। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का ये समय चल रहा है, अगस्त का महीना, ये आजादी से ओतप्रोत है। इसके बाद 17वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। तो पूछा जा रहा है कि ये कांग्रेस का कौन सा सत्र था, मतलब कहाँ का सत्र था? मुंबई का था। मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान था, वहीं से गांधी जी का ऐतिहासिक भाषण उद्बोधन चालू होता है और उसके बाद जितने बड़े नेता हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो उनके जो अनुवर्ती होते हैं यानी पीछे चलने वाले चेले, वो इस आंदोलन की कमान संभाल लेते हैं और ये आंदोलन एकदम देशव्यापी हो जाता है। इसके बाद 18वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? अब ये बताने की जरूरत नहीं, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसको लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, इन्हें जेपी कहा जाता था शॉर्टकट में, समाजवाद से ही प्रेरित थे। इसके बाद देखिए 14वें नंबर के क्वेश्चन को, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? तो ये रेडियो से, आजाद हिंद फौज का जो रेडियो था उससे उन्होंने उद्घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस का ये कथन था कि भारत के राष्ट्रपिता जो है उनका आशीर्वाद इस आजादी के महासंग्राम या इस महाअभियान के लिए आवश्यक है, तो मैं आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रपिता कह के गांधी जी को सम्मान देने वाले यही थे। हालांकि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद था और इसमें ज्यादा जिम्मेदार गांधी जी थे। गांधी जी की कुछ अपनी नीतियां थी और वो उसी हिसाब से काम करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस थोड़े से कट्टर और अक्खड़ थे इस मामले में, मतलब उनका अपना तरीका था, वो थोड़े क्रांतिकारी विचारधारा के थे। तो ऐसी कंडीशन में दोनों में बन नहीं पाती थी। इसके बाद आगे चलते हैं। आप कांग्रेस के जो अधिवेशन है त्रिपुरी और हरिपुरा, वहां इनका मतभेद साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया कहा जाता था? तो शेर ए बलिया कौन होंगे भाई? चित्तू पांडे होंगे। 1942 का ये जो भारत छोड़ो वाला दौर था, इसी में इन्होंने यहाँ पर एक समानांतर सरकार की स्थापना बलिया जिले में उत्तर प्रदेश के कर ली थी। मतलब वहां पुलिस थाने पर कब्जा करके और जितने भी सरकारी सार्वजनिक स्थान होते हैं उन पे कब्जा करके अपनी सरकार वहां बना ली थी, तिरंगा फहरा दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी, इन्होंने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो इनके द्वारा स्थापित किया गया था भारतीय विद्या भवन। ठीक है, के.एम. मुंशी जी के द्वारा भारतीय विद्या भवन नाम का जो संस्थान है वो स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 20 में आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग यानी तिरंगा है, उसमें जो बीच में अशोक चक्र बना हुआ है, 24 तीलियां हैं, चक्र आप देखते हैं, तो आपको ये बताना है कि वो किस रंग का है। बाकी जो झंडे का रंग है वो तो क्लियर कट दिखाई देता है, तो वो गाढ़ा नीला तो है, मतलब नेवी ब्लू आप कह सकते हैं, गहरे नीले रंग का है। ठीक है, चक्र का रंग काला नहीं है, देखने में दूर से भले काला दिखाई दे लेकिन गहरा नीला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि किस ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? ये कौन सा मिशन था? तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसको कि कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है संविधान निर्माण से संबंधित, उसमें इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था। तो कैबिनेट मिशन इसमें आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस के लीडरशिप में ये आता है। 3 जने इसमें रहते ही हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 22वां, 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो महार जाति से संबंध किसका था? यहाँ आप देख लीजिए, महार जाति का जो संबंध है यहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्होंने शुरू किया था। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की जो अपनी टाइटल थी, सम्मानजनक उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको दी गई थी, उसे वापस कर दिया?
तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियों को त्याग दिया था विरोध जताने के लिए। 24वें को देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी ने लोकमान्य की उपाधि को ग्रहण किया था, मतलब उन्हें ये उपाधि दी गई थी। तो ये बाल गंगाधर तिलक की उपाधि थी, ठीक है। इन्हें लोकमान्य की उपाधि कब मिलती है? जब इनका जो पत्र था, मतलब मराठा और केसरी नाम के 2 समाचार पत्र ये चलाते थे। मराठा अंग्रेजी भाषा का था तो उसमें तो कोई समस्या नहीं थी, केसरी जो था ये मराठी में छपता था। तो उस समय जो देशी या क्षेत्रज भाषाएं होती थी उनमें छपने वाले अखबारों पर ब्रिटिश सरकार कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करके रखती थी। वर्नाक्युलर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक आर्टिकल छाप दिया, उसमें एक कहानी थी शिवाजी और अफजल खां की भेंट की, और उसमें दिखाता है कि शिवाजी किस प्रकार से अफजल खां की हत्या नहीं करते हैं, उसका वध करते हैं। और यही वास्तविकता है, शिवाजी एक यहाँ पर जो अफजल खां नाम का पापी था उसका वध करते हैं, बग्नखा पहनकर जाते हैं। तो ये चीजें उन्होंने उसमें लिखी थी। अब इससे प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र में एक मर्डर होता है, रैंड की हत्या होती है। ये सब ब्रिटिश सरकार इनके ऊपर आरोप लगाती है, इन्हें जेल में डाल देती है, और जब ये जेल में जाते हैं तो पब्लिक के बीच में और ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, इसलिए इन्हें लोकमान्य कहा जाता है। तो वो समय था जिस समय इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। इसके बाद 25वें को देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है, इसका ए वाला सही है। 26वें को देखते हैं, मुस्लिम लीग ने लाहौर सत्र जो था उसमें पाकिस्तान की मांग की थी, तो वो सत्र कब आयोजित हुआ था? 1940। चौधरी रहमत अली के दिमाग की उपज थी पाकिस्तान, मतलब शब्द उन्होंने दिया था। इसके बाद 27वें को देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय चंदा जुटाकर उन्होंने किया था, काफी पुण्य का काम था। इसके बाद देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो ये सांप्रदायिक पुरस्कार नहीं है, ये असल में थोड़ा सा हिंदी रूपांतरण में समस्या है, ये कम्युनल अवार्ड है, 1932 में आता है, और ये मतलब जातीय विभाजन का एक पूरा मापदंड रहता है। इसमें दलितों को भी एक अलग धर्म के तौर पे ट्रीट किया जाने वाला था, ऐसा था। तो इससे फिर जातिगत हिंसा पनप जाती, मतलब पहले से ही हिंदू मुस्लिम चल रहा था, उसमें भी अब हिंदू धर्म में जातिवार विद्रोह शुरू हो जाता। तो गांधी जी काफी विरोध करते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये घोषणा की गई थी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29। यहाँ देखिए, घटना और तारीख के आधार पर जोड़ा बनाया गया है, कोई एक गलत है उसमें से, कौन सा गलत है वो आपको देखना है। तो बाकी सभी तो सही है। दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई, मतलब घोषणा होती है 1911 दिल्ली दरबार में, लेकिन बनती कब है? 1912 में। और चंपारण सत्याग्रह की डेट एकदम सही है, 1917। लेकिन यहाँ आप देखिए कि बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में अपने मुख्यालय के साथ होम रूल लीग की स्थापना की, वो 1914 में कहाँ से करेंगे? ये सब 1916 का डाटा है ना, तो यही वाला इसमें गलत है। नीचे वाला सही है, INA के अध्यक्ष के रूप में, INC के अध्यक्ष के रूप में, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। हरिपुरा में ये निर्विरोध निर्वाचित होते हैं, बहुत अच्छे से इनका मतलब आदर सत्कार होता है, और बढ़िया से रथ वथ पर बैठकर जाते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन उसके बाद समस्या आती है त्रिपुरी वाले अधिवेशन में, जब गांधी जी अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, और गांधी जी के अंदर ये महत्वाकांक्षा जग जाती है कि मेरे नाम पर सीतारमैया तो जीती जाएंगे, इसमें जीतने में कोई डाउट नहीं। लेकिन होता है उल्टा, सीतारमैया का व्यक्तित्व जो है वो नेताजी के विराट व्यक्तित्व के आगे बौना पड़ जाता है। मतलब सीतारमैया भले ही अच्छे इंसान और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति रहे हों, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगे उनकी औकात कहाँ की है, आप खुद सोच सकते हैं। तो जीतते हैं फिर से नेताजी, मतलब पब्लिक का ये फैसला रहता है। अब गांधी जी को ये रास नहीं आता है, तो यहाँ वो कहते हैं कि ये सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है। तो नेताजी अपना किनारा वहीं से कस लेते हैं, मतलब वो समझ लेते हैं कि कांग्रेस में उनका मतभेद गांधी जी के साथ रहेगा तो अलग होने में ही भलाई है, और उसके बाद तब वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं अलग से। तो ये 1939 का है, और अंत में दोनों में से कोई अध्यक्ष नहीं बनता है, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसके बाद 21वें को देखते हैं, माफ कीजिएगा 30वें को देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी विदेश स्तर पर ये अपना काम कर रहे थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता था। इसके बाद 31 को देखते हैं, रास बिहारी बोस के द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है वो किस संगठन का एक अग्रदूत था, मतलब इसका संबंध किस संगठन के अग्रदूत के तौर पे देखा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज, मतलब आजाद हिंद फौज जो है उसके तौर पे, ठीक, मतलब भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है उसी का संबंध आगे जुड़ जाता है भारतीय राष्ट्रीय फौज से। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 32वां। इसमें आगे ही एक ब्लैंक स्पेस है, और कहा गया कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले ये पहले भारतीय नेता थे। तो राजनीतिक प्लस जो सामाजिक सुधार हैं उनको एक साथ जोड़कर ये चलाने वाले जो पहले धार्मिक नेता थे, या भारतीय नेता आप कह सकते हैं, वो राजा राम मोहन राय थे। ऐसा नहीं था कि ये कोई रजवाड़े थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी थे और सुधारवादी विचारधारा के थे, लेकिन इन्हें राजा की उपाधि देने वाला एक मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय, ऐसा हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं 33वें को देखते हैं।
नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? तो बहुकारक का जो सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक माना जाता है, बाकी जितने सिद्धांत हैं वो यहाँ टिकते नहीं है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस के मंत्रिमंडलों का जब इस्तीफा होता है तो मुस्लिम लीग यहाँ बहुत खुश होती है और वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाती है और पूरी सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती है। मतलब वो लोग मजबूर कर रहे थे कि विभाजन कर दो, क्योंकि कांग्रेस के नेता नहीं चाह रहे थे विभाजन करना, लेकिन वो लोग इतना नाक में दम किए कि अंत में विभाजन करना पड़ता है। तो यहाँ हमने देखा मुस्लिम लीग के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? तो 1941। विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1939 से ही, लेकिन ये उसमें इन्वॉल्व होता है 1941 में। और जब ये इन्वॉल्व होता है तो ज्यादा विनाश होता है, क्योंकि असली विनाश किसने किया था? अमेरिका ने। जर्मनी और जापान तो शुरू से ही लड़ रहे थे और जर्मनी के अधिकारों का हनन किया गया था, तब जाकर हिटलर वहां से पैदा हुआ था। नहीं तो हिटलर एक सामान्य बढ़ई था, एक मेहनती मजदूर था, योग्यता उसके अंदर भले ही हो, लेकिन वो एकदम उग्र नेता के रूप में कब सामने आता है? जब अमेरिका या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज उस समय की रहती हैं और अमेरिका उनका उपनिवेश था, बाद में आजाद हो गया, तो ये सब जब जर्मनी को कुचलने का प्रयास करते हैं तब। तो हिटलर जैसे जो तानाशाह हैं उनको जन्म देने वाले यही राष्ट्र थे। ठीक, तो 1941। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 में कहा गया कि पहला विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? तो पहला विश्व युद्ध समाप्त होता है 1918 में, लेकिन डेट यहाँ ध्यान दीजिएगा 11 नवंबर की। और पहला विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो उसके बाद बहुत विपत्तिकालीन स्थितियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हथियारों के ऊपर या नरसंहार में इतना ज्यादा नुकसान हो चुका था कि आर्थिक स्थिति एकदम से हर राष्ट्र की बदहाल हो जाती है। इसके बाद 37वें को देखते हैं। 37वें में कहा गया कि भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये 1965 का है, 1965 का युद्ध था ये। इसके बाद 38 में चलते हैं। 38 में कहा गया कि नई दिल्ली का प्रमुख वास्तुविद और डिजाइन देने वाला जो वास्तुकार था वो कौन था? तो ये एडविन लुटियंस थे। लुटियंस के द्वारा ही वो पूरा जो प्लेस है, मतलब नई दिल्ली में जितनी भी इमारतें हैं इस प्रकार की, उनका डिजाइन तैयार किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो ये जो दिल्ली दरबार आयोजित होता है 1911 में, उसी में ये सब घोषणा होती है कि बंगाल विभाजन रद्द हो गया और बंगाल से कुछ छोटे छोटे जो प्रांत हैं वो अलग कर लिए गए, बिहार एक अलग राज्य बन गया और असम को अलग किया गया। इसके अलावा 1911 में ये घोषणा होती है कि अब कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद 40वें प्रश्न को देखिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये किसने रचा है? मोहम्मद इकबाल की है गजल। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 41 में कहा गया कि नाथूराम गोडसे के 3 भाई जो कि आरएसएस के सदस्य थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, नाम जाना पहचाना है। अच्छा, तो आपको ये बताना है कि वो कौन से थे। दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल थे। इनके नाम वैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि नाथूराम गोडसे एक हीरो है, कुछ लोग मानते हैं। किसी को मार देना ये हीरो का काम नहीं होता है, वो भी छिप कर मारना। इसके बाद 42 में कहा गया कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो जाती है? तो लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। साइमन वापस जाओ का नारा लेकर जो नेता हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं और पंजाब केसरी के नाम से लाला जी जो है वो आगे रहते हैं सबसे, और लाठीचार्ज होता है तो लाठी की गंभीर चोटें इनको लगती है। कुछ दिन बाद इनका देहावसान हो जाता है। मरने से पहले ये कहते हैं कि मेरे शरीर पर जितनी लाठियों की चोट पड़ी है उतनी कीलें ब्रिटिश साम्राज्य का जो ताबूत बनेगा उसमें ठोकी जाएंगी। इसके बाद 43वें को देखते हैं। देशबंधु किसको कहा जाता है? चितरंजन दास को कहा जाता है। ठीक, देशबंधु चितरंजन दास। इसके बाद 44वें में देखिए, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच में सीमा रेखा है। इंडो चाइना बॉर्डर के तौर पे हम देखते हैं, जिसे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने बनाया था। ये कोई भारतीय नहीं थे मोहन जैसे, मैकमोहन जो थे एक ब्रिटिश थे और उन्हीं के द्वारा इसे बनाया गया था। 1914 में यहाँ पर कौन सा संधि पत्र था जिसमें कि इसका प्रस्ताव रखा गया? तो ये शिमला संधि पत्र था जिसमें कि इसे प्रस्तावित किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 45, इसमें कहा गया कि कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे विश्व धर्म संसद आयोजित होती है और स्वामी विवेकानंद वहाँ पे अपने हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं। वहाँ का जो इनका ऐतिहासिक भाषण है उसको देते हैं। तो शिकागो, ठीक है, वहाँ जो इनका संबोधन था उसके बाद लोग मंत्रमुग्ध होकर इनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। 46 में कहा गया कि भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? ब्रिटिश शासकों को दिया जाता है। भले ही अपने फायदे के लिए स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट तो उन्होंने ही किया। इसके बाद 47 को देखते हैं। देखिए ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत कुछ भारत में अपना ढांचा छोड़ा है और उसी ढांचे पर हम आज भी काम कर रहे हैं। ये एक्सेप्ट करने में कुछ लोगों को खराब लगता है, लेकिन वास्तविकता को तो निगलना ही पड़ेगा ना। या तो आपने ढांचा उखाड़ कर फिर से बनाया हो। ज्यादातर ढांचा अभी भी अंग्रेजों का बना है। जैसे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पूरा जो अंदर का आमूल चूल ढांचा और नींव है वो अभी भी एकदम से ब्रिटिशर्स है। तो ये बात है।
अब इसके बाद चलते हैं आगे, तो 47 को देखिए। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के कौन से प्रमुख थे, मतलब कौन सा मंत्रालय या कौन सी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी? तो रक्षा मंत्रालय इनके जिम्मे था। बलदेव सिंह के जिम्मे जो इंतरिम गवर्नमेंट थी उसमें रक्षा मंत्रालय था, डिफेंस वाला। इसके बाद 48 को देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो ये खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती वाला आंदोलन था, ठीक है। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो फ्रंटियर प्रोविंस था वहां पे अपना काम कर रहे थे। इसके बाद गांधी जी के ये पक्के चेले थे। क्वेश्चन नंबर 49, 1928 में जो गुजरात वाले क्षेत्र में बारदोली सत्याग्रह होता है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये गांधीवादी सत्याग्रह था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वहां के नेतृत्वकर्ता किसान खुद ही थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से भेजा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, जो उस समय सरदार नहीं रहते हैं। सरदार बनते हैं जब बारदोली में सफल होते हैं, मतलब यहाँ पे उनकी सफलता होती है और यहाँ की महिलाएं खुश होकर इन्हें सरदार के नाम से संबोधित करती हैं कि अरे ये तो सरदार हैं हमारे। तो उसी दिन से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद हमने देखा 50 को, ये हमारा 49 था, ठीक है। 50 में कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल होती है? मुस्लिम लीग का बहुत ज्यादा मान मनोबल होता है कि भाई ये कैसे भी मान जाए, लेकिन अंत में जब कोई रास्ता नहीं बचता है तब दो टुकड़े करने पड़ते हैं। खैर, तो अब इसमें देखिए 26 अक्टूबर 1946, काफी मान मनोबल के बाद ये अंत में शामिल होते हैं, बहुत ज्यादा अपने शर्तों के साथ कि हमारे इतने रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होंगे और भी चीजें। इसके बाद 51 को देखिए। किसने घोषणा की कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी? ऐसा दिया हुआ है। तो यहां देखिए, ये असल में 30 जून 1948 है नहीं, यहाँ जो डेट दी है ना वो गलत है। 1948 तक तो हम आज़ाद हो चुके थे, ये 1947 की बात है। तो यहाँ जो डेट है ना वो पक्के तौर पे गलत है। ये असल में 3 जून है, ठीक है। 3 जून 1947 की डेट है। तो कुल मिलाकर घोषणा होती है। घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ब्रिटिश पीएम थे, प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उनके द्वारा घोषणा होती है कि अब भारत आज़ाद हो जाएगा, यहाँ से शासन करके हमारा मन भर चुका है। इसके बाद 52 को देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा शीर्षक नाम का भाषण दिया था। कहां से दिया था? तो संसद से दिया था। रात के समय ही लोग झंडा डंडा लेकर निकल पड़े थे, लोगों को सूचना मिल गई थी। जो आसपास के लोग थे, बाद जो दूर दराज के गांव वाले थे वो तो बाद में जानते हैं, लेकिन जो आसपास के इलाके के लोग थे वो जान गए थे कि देश आजाद हो गया है और वो समारोह मनने वाला है। तो सब बड़े उत्सुक थे कि पहली आजादी कैसी होगी, ठीक है। तो अपने हाथ से झंडा बनाकर और एकदम उल्लास के साथ निकले थे। काश वैसा ही उल्लास आज के समय में होता। आज के समय में तो लोग जो 15 अगस्त का दिन है उसको छुट्टी के दिन के तौर पे मनाते। खैर, तो संसद भवन से, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 को देखिएगा। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए। उच्च पैदावार वाले बीज के किस्मों में सोनालिका और कल्याण, मतलब इसमें नाम आप देखें, सोनालिका और कल्याण सोना, ये किस फसल से संबंधित है? तो ये सब जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये गेहूं की अलग अलग प्रजातियां हैं। सोनालिका है, काफी अच्छी किस्म मानी जाती है, मोटे मोटे दाने होते हैं। कल्याण और सोना जो है इनकी बालियां सुनहरी होती है, ऐसा लगेगा कि गेहूं नहीं बल्कि सोना रखा हुआ है। इसके बाद 55, पूसा हाइब्रिड 4, ये किसकी क्रॉस ब्रीड है आपको बताना है, संकर प्रजाति। तो टमाटर की है, ठीक है, कीटरोधी प्रजाति होती है, यहां आप देख रहे हैं। इसके बाद 56 में कहा गया कि पूसा रूबी जो है ये किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर की ये भी है। टमाटर से ही, मतलब टमाटर की 2 किस्मों को मिलाकर इसे क्रॉस करके बनाया गया है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं या क्रॉस प्रजातियां होती हैं उनके अंदर कुछ अवगुण भी होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं। गुण ज्यादा होते हैं, मतलब पहली चीज तो वो उनमें जो पेस्ट कंट्रोल होता है वो अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम में मौजूद होता है, मतलब वो खुद ही रोक लेते हैं कीड़ों को, ज्यादा उनमें कीड़े नहीं लगते। दूसरा, प्रोडक्शन अच्छा होता है। अब यहाँ पूछा गया है कि गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? तो गन्ने में क्या होता है, उसकी जो पेड़ी होती है, यानी गन्ने के ही डंडे के टुकड़े टुकड़े काट के रोपे जाते हैं, यही उसका तरीका होता है। कम से कम भारत में तो यही विधि है। तो गन्ने के ऊपरी भाग का जो 1/3 हिस्सा होता है, मोटे तौर पे आप ऐसे समझिए, गन्ना है ना, इसमें गांठें होती हैं, आपने देखा होगा। तो गांठ जो होती है उसी के हिसाब से अलग अलग पोर पे काट लिया जाता है, गांठ बचा के नीचे से उसको कट कर लिया जाता है, तो वहीं से जड़ें निकलती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, तो 1/3 भाग। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 58, और इसमें कहा गया कि तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है, मतलब 1 हेक्टेयर में अगर आपको तंबाकू लगाना है तो कितना बीज डालना पड़ेगा? करीब 1 से 2 किलो बीज डालना पड़ेगा या 3 से 5? तो भाई ज्यादा बीज लगता है, 3 से 5 लगता है। अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी से बुआई करते हैं, तो डिवलर वाली बुआई जो होती है उस टाइप की बुआई करते हैं तो इतना बीज लगेगा। अगर हाथ से बोएंगे तो और ज्यादा लगेगा। इसके बाद 59 को देखिए। 59 में कहा गया कि सर्दियों में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उनकी बसंत में कटाई की जाती है, मतलब ठंडी में बोते हैं
और गर्मी आने से पहले जब वसंत का मौसम होता है तो उस समय काट लेते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो रबी की फसल होती है, इसमें जितने तिलहन होते हैं प्रायः वो आते हैं, जैसे कि सरसों, और दलहन में चना मटर आते हैं। गेहूं इसकी मुख्य फसल है, ये सब बाजरा, ये सब रबी की फसलें। अगला वाला देखते हैं, खरीफ की फसल आप सुनते हैं और जायद की फसल। तो खरीफ वाली जो फसल होती है उसमें धान मुख्य फसल के तौर पे देखी जाती है। इसके अलावा मकई होती है, जो सूखे इलाके होते हैं वहाँ मूंगफली बोई जाती है, ये सब होता है। और नगदी फसलें जो होती हैं ये कैश क्रॉप्स के तौर पे देखी जाती हैं। खैर, इसमें रबी हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए 60 में भी कहा गया कि किस क्रांति ने तिलहन उत्पादन में काफी वृद्धि की है। तो ये आपकी इसमें से देख लीजिए कौन सी क्रांति है। पीली क्रांति है, ठीक है, स्वर्ण क्रांति नहीं है, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, क्योंकि प्रायः तेल का रंग पीला होता है। 61वें को देखिए, चावल में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में इसे वाणिज्यिक फसल के तौर पे देखा जाता है? तो पंजाब राज्य की चावल जो है वो वाणिज्यिक फसल है। आमतौर पे चावल का वाणिज्यिक फसल होना मतलब एक कॉमर्शियल क्रॉप होना, ये थोड़ा टेढ़ी बात है, लेकिन पंजाब में है। इसके बाद नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ये खाद्यान्न फसल है। क्वेश्चन नंबर 62, खरीफ के मौसम के लिए मतलब खरीफ की फसलों के लिए कौन सा मौसम चाहिए होता है? तीनों आप याद रखिएगा, रबी, खरीफ और जायद, कब बोई जाती है, उसके अंदर कौन कौन से पौधे आते हैं। तो खरीफ की फसल जो है उसके लिए हमें गर्म और नम मौसम की जरूरत होती है। तो इनकी बुआई कब होती है? जब मानसून का आगमन होता है, मतलब जून में शुरू होती है और जून से लेकर ये सितंबर तक अपना पूरा सीजन इनका चलता है, ठीक है। धान की कटाई होती है, उसके बाद खेत खाली करके अक्टूबर सितंबर के लास्ट तक गेहूं रोप दिया जाता है, ये प्रक्रिया चलती है। तो खरीफ का मौसम आपने देखा, तो इसमें गर्म और नम मौसम होता है, अब इस समय चल भी रहा है वही मौसम। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। धान की रोपाई हो चुकी है, किसानों को पानी का इंतजार है। कहीं एकदम पानी बाल्टी बाल्टी भगवान उड़ेल रहे हैं और कहीं कहीं एकदम सूखा पड़ा है, तो ये हमने देखा। इसके बाद 63 को देखते हैं। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3 ही पाई जाती हैं भाई, रबी, खरीफ और जायद। जायद बीच में पड़ता है, रबी और खरीफ के बीच में जो खाली मौसम होता है उसमें जायद की खेती, जैसे खरबूजा, तरबूजा या जितनी सब्जियां वगैरह हैं वो सब बो दी जाती हैं। इसके अलावा जो चारे वाली फसलें होती हैं, जैसे बाजरा जो है वो रबी की फसल है, मतलब रबी में अगर बोएंगे तो दाने निकलेंगे, और अगर उसको जायद में बो देंगे तो पत्तियां होंगी लेकिन दाने नहीं बनेंगे। मौसम उसके अनुकूल नहीं होता है, लेकिन हरी हरी पत्तियां वो पशुओं को खिलाने के लिए काम में आती हैं। इसके बाद 64 को देखते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण है? तो मोल्ड बोर्ड नाम का जो हल होता है और मृदा कुदाल, ये दोनों जो है ये जुताई के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हल जो होता है ये जमीन को खुरच कर मिट्टी को पोला बनाता है ताकि बीज अंदर जाए, और कुदाली से फिर मिट्टी को पाटने और उसके आसपास की जो जगह है उसको खोद कर साफ करने का काम किया जाता है। तो ये वाला होगा इसका, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। कल्टीवेटर का काम क्या होता है? वो तो काटने का काम करता है, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर वगैरह। इसके बाद देखिए आगे 65, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसलें उगाने की जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? फसल रोपण अनुक्रम कहा जाता है। और क्या कहेंगे? वार्षिक क्रम के हिसाब से आप वर्षांतर जो फसलें हैं उनका रोपण कर रहे हैं। 66 में पूछा गया कि कुल खेती का मतलब क्या है? तो कुल खेती का तात्पर्य होता है कि वर्ष में शुद्ध खेती किया गया जो क्षेत्र है उसको हम लोग लेते हैं, और वह क्षेत्र जिसमें कि एक से अधिक बार खेती की गई है उसको भी उसमें शामिल करते हैं, और कुल मिलाकर हम कहते हैं टोटल एग्रीकल्चर। इसके बाद आगे चलते हैं, या टोटल एग्रीकल्चरल एरिया। रूट क्रॉप इसमें से कौन सी नहीं है? यहाँ देखिएगा, रूट क्रॉप इसमें से कौन सी नहीं है? शकरकंद, ईख, आलू और चुकंदर। तो बाकी जितनी है वो जड़ों वाली हैं, लेकिन ये वाली जो है ना ये रूट क्रॉप नहीं है, इसको आप तने से देखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 68। थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है, मतलब एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, अब यदि में यहाँ दिया है कि पकी फसल हो और थ्रेसर में डालने में कमी हो और दाना निकलने में गति जो है ज़्यादा है, या इसकी गति ज़्यादा हो, गति मंद हो। तो देखिए थ्रेसर का काम क्या होता है? जैसे गेहूं का आपने बाली काट लिया, तो गेहूं की बाली आप देखते हैं कि गेहूं सीधा उसमें नहीं लगा होता है, छिलका ऊपर होता है, भूसी, और उसके अंदर गेहूं पैक होता है सुरक्षा कवच में। तो उसको छिलके से बाहर करने का जो काम है वो थ्रेसिंग में होता है, उसको मड़ाई कहा जाता है गाँव में। गर्मी के मौसम में आप चले जाएंगे ना, जब रबी की फसल कट चुकी रहती है तो पूरा धूल उड़ता रहता है, भूसा। वो भूसा कहाँ से निकलता है? गेहूं से निकलता है, आपकी नाक और फेफड़े में घुस जाएगा, बहुत खांसी आती है। तो जो लोग थ्रेसिंग करते हैं वो पूरा सिर और मुंह बांध कर करते हैं। तो खैर, अब यहाँ जो थ्रेसिंग है उसमें दानों का नुकसान तब होता है जब थ्रेसर में आप कम अनाज डालते हैं, तो पता लगता है कि थ्रेसर अनाज को ही पीस देता है, दर डालता है, तो गेहूं के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में उसमें लगातार गेहूं की बालियों को लगाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद 69 को देखते हैं। 69 में कहा गया कि फसल कटाई परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो फसल कटाई परीक्षण इसलिए किया जाता है कि हम उपज का अंदाजा लगा सकें, ठीक है, कि उपज कितनी हुई है, और ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद 70 को देखिए। 70 में कहा गया कि रजत क्रांति किससे कनेक्टेड है? तो अंडा और चिकन दोनों की प्रोडक्शन से है, तो भाई अंडे से ही चिकन निकलेगा ना, और कहाँ से निकलेगा, ठीक। अब इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीज रोपण दर कितनी होती है, मतलब बीज अच्छा है तब की बात हो रही है। तो ऐसे में आपको 1 हेक्टेयर खेत में रोपने के लिए कम से कम 15 किलोग्राम धान के बीज की जरूरत होती है सामान्य रूप में। अगले वाले को देखते हैं, पूसा रसराज। अब ये किसकी किस्म है, तो ये खरबूजे की किस्म है। ये तरबूजे की होनी चाहिए थी लेकिन असल में है खरबूजे की। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 73 को देखिएगा। धान की जो भूसी होती है काफ़ी पौष्टिक होती है, चावल से ज़्यादा पौष्टिक तो भूसी ही होती है। तो आपको ये बताना है कि उसमें कितने प्रतिशत अनुमान होता है, मतलब धान की भूसी का कितने प्रतिशत अनुमान होता है। तो धान की जो उपज होती है, चावल की जो उपज होती है, उसमें 20% भूसी का अनुमान होता है। और ये जो भूसी होती है ना, इसका बहुतायत इस्तेमाल ईंधन के लिए किया जाता है। धान को दरा जाता है मिल में और उसके बाद चावल किसान के घर में आ जाता है या बाजार में जाता है। और जो भूसी होती है उसको किसान ऐसे टाल लगा के रख लेते हैं, बेच भी देते हैं कभी कभी। इससे ईंधन तैयार होता है, मतलब जलावन के तौर पे ये बहुत बढ़िया इस्तेमाल होती है। और भी कई सारे इस्तेमाल होते हैं लेकिन मेन यही है। इसके बाद 74 में कहा गया कि जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका, ये जो जाबो कृषि पद्धति है ये कहाँ पर की जाती है, नागालैंड में की जाती है। ये सब कल्टीवेशन के अलग अलग मेथड है। इसके बाद 75 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि कॉफी उत्पादन कहाँ पे ज्यादा होता है। तो भारत में जो कॉफी की 2 वेरायटी उगाई जाती हैं, एक तो रोबस्टा है, दूसरी अरेबिका है। उसमें से अरेबिका को कीड़े खा जाते हैं तो उसका प्रोडक्शन कम होता है। रोबस्टा जो है ये उन्नत किस्म तो नहीं होती है, अच्छी किस्म तो अरेबिका होती है, लेकिन रोबस्टा का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसको कीड़े कम खाते हैं। फिलहाल साउथ इंडियन स्टेट इस मामले में, मतलब कॉफ़ी के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। तो कर्नाटक राज्य जो है इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, और कौन सी वेराइटी की कॉफ़ी का, तो रोबस्टा का। इसके बाद आगे चलते हैं, 76 को देखिएगा। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो हिमसागर का संबंध किससे है, वेस्ट बंगाल से। हिमसागर अच्छा नाम है, आम की बहुत सारी प्रजातियां हैं। ललित किसकी किस्म है, तो ये अमरूद की किस्म है। ठीक है, ललित का इसमें नाम का मतलब समझ रहे हैं, अमरूद ऊपर से हरा है, काटेंगे तो अंदर लाल दिखाई देगा। वो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब होता है, उसकी प्रजाति ही वैसी होती है, बहुत मीठा होता है। इसके बाद 78 को देखिए, बागान द्वारा प्राप्त जो पेय फसल होती है उसको क्या कहते हैं, मतलब इसमें से कौन सी है। तो जूट जो है ये पिया नहीं जाता, बाजरे को आप पी नहीं सकते, मक्के को नहीं पी सकते, पीते किसको हैं, चाय को पीते हैं, कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद 79 को देखते हैं, काजू को सबसे पहले भारत में कौन लाया, तो पुर्तगाली लोग थे। ये लोग बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ले आते हैं, उसमें काजू भी था। इसके बाद 80 को देखिए, 80 में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में आम की कौन सी किस्म जो है वो प्रसिद्ध रूप से पैदा होती है। तो आम की जो प्रजाति है उसके नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। देखिए इसमें से अगर आप देखें तो जो चौसा आम है वो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होता है। चौसा वैसे देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, जैसे लखनऊ वाला एरिया, बागानों का शहर उसे कहा जाता है, तो यूपी का बागानों का शहर, तो उसमें आप देखेंगे कि चौसा आम काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन सबसे बढ़िया इसकी जो प्रजाति है वो हिमाचल प्रदेश में देखी जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, गर्मी के मौसम की फसल है चौसा। ये जितने भी आम होते हैं उनमें मिठास के मामले में अल्फांसो के बाद दूसरे नंबर पर होता है। इसके बाद अगले वाले प्रश्न में देखें, यहाँ पर 81 में कहा गया कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के तौर पे कोयम्बटूर को कहा जाता है। लोग कहते हैं कि लंगड़ा आम जो है वो आमों का राजा है, लेकिन असल बात यह है कि लंगड़े का जो गुण होता है, खट्टापन उसमें होता है, सुगंध होती है, वो अचार के लिए अच्छा होता है, खाने के लिए बढ़िया चौसा होता है। और चौसा लेट आता है, ये बरसात जब होने लगती है तब आता है। इसके बाद अगले प्रश्न में देखते हैं, यहाँ तो हमने ये देखा कि किसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर बता दिया। क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कपड़ा उद्योग, मतलब कपास का उत्पादन जो है काफ़ी अच्छा। ठीक, कपास के प्रोडक्शन से फिर सूत तैयार होगा, फिर कपड़ा बनेगा। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, 83 स्टील सिटी ऑफ इंडिया कौन है, जमशेदपुर है, जमशेदपुर टाटा, ये आपने देखा। इसके बाद 84 मथुरा, डिगबोई और पानीपत, यहाँ पे किस प्रकार की रिफाइनरी है, मतलब किसके द्वारा उन्हें स्थापित किया गया है, आपको ये बताना है। तो यहाँ जो रिफाइनरीज हैं, मतलब मथुरा, डिगबोई और पानीपत में, उनको इस्टेब्लिश करने वाली जो संस्था है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तेल शोधनशालाएं हैं। इसके बाद 85 में चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो नुमालीगढ़ छत्तीसगढ़ वाला जो है इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी जितने आप देख रहे हैं, तातीपाका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कोयली का कनेक्शन गुजरात से है, नागापट्टिनम का संबंध तमिलनाडु से है। नुमालीगढ़ अच्छा है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, छत्तीसगढ़ में तो नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, 86वां, इसमें कहा गया कि कौन सा स्टील के निर्माण से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जमशेदपुर आपने पीछे देखा है स्टील से जुड़ा हुआ है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल का वो भी है, दुर्गापुर भी है, लेकिन झरिया ये कोयले के उत्पादन से संबंधित है। इसका संबंध किससे है, ये झारखंड वाला एरिया कोयले की खदानों के लिए फेमस है, लेकिन बाकी जो है वो स्टील के लिए। इसके बाद 87 को देख लेते हैं, इसमें से कौन सा प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है ये आपको बताना है। तो इसमें आप चारों नाम तो पहले देख लीजिए,
इसमें अगर आप देखें तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कर्नाटक, उड़ीसा और असम की तुलना में महाराष्ट्र वस्त्र निर्माण केंद्र के तौर पे। 88 में कहा गया कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय हो गया कोलकाता में। ये आपने जो मुख्यालय और उनका प्लेस है उसमें पढ़ा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार मतलब किसे माना जाता है, जगह का नाम आपको बताना है। तो इसमें आप देखिए कई सारे नाम दिए हुए हैं, बापू बाजार है, लाल दरवाजा मार्केट है, कोयम्बटूर मार्केट है। इसमें से सही हो जाएगा खारी बावली, ठीक है, खारी बावली या खरी बावली इसको कहा जाता है, नई दिल्ली में। ये सबसे बड़ा एशिया का मसाला बाजार कहा जाता है। इसके बाद 90 को देखिएगा, चोल नाइकल, कुरुम्बा और कादर। यहाँ एक एक नाम दिए हैं, ध्यान से देखिए। चोल नाइकन, कुरुम्बा, कादर और कोरगा, ये 4 नाम हैं। ये भारत के किस भाग की आदिम जनजाति समूह के तौर पे देखा जाता है। यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है, आंध्र है, अंडमान है, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, केरल है और ओडिशा है। तो ये केरल की जो आदिम जनजाति समूह है उनके तौर पे इसे देखा जाता है। 91 में चलते हैं। 91 में कहा गया कि चेंचू कबीले के लोग, जो कि अधिकतर शिकार और जो जंगली उत्पाद होते हैं उसको बेचकर अपनी आजीविका करते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो चेंचू ट्राइब जो है ये आंध्र प्रदेश की है और इसका मूल काम वही जो आदिम पहले का प्राइमिटिव मेथड था उसी आधार पे होता है। मतलब ये खाद्य संग्रहण का काम करते हैं और हंटिंग का काम करते हैं, मतलब शिकार करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की ये जो ट्राइब है इसे हम देखते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, यानी 92। कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है, तो टोडा, कोटा, कुरुम्बा और मोग है। देखिए टोडा, कोटा और कुरुम्बा ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन मोग जो है वो वहां पे नहीं पाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 93 को देखिए, बक्सर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में? तो यहां देख लीजिए, ये बक्सर दे दिया है। बक्सर तो बिहार में हो जाएगा, ये बस्तर होना चाहिए था। तो बस्तर की जो लोकेशन है वो कहाँ हो जाएगी? छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। पहले मध्य प्रदेश का था, अभी छत्तीसगढ़ में चला गया। यहाँ बस्तर होगा, मतलब ये 100 होगा। इसके बाद 94 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? तो दलहन, जो खाद्यान्न होते हैं उसमें दलहन को एक मार्क के प्रमाणीकरण की जरूरत होती है, ठीक, और बाकी जितने हैं उसको नहीं होती है। इसके बाद 95 को देखिए। 95 में कहा गया कि अबतानी जनजातियां किस राज्य की मूल निवासी हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। इस तरह की छोटी छोटी जो ट्राइब हैं ये पूर्वोत्तर वाले एरिया में काफी कुछ रहती है। 96 को देखिए, इसमें कहा गया कि अंगामी वे जनजातियां हैं जो कि रहती हैं, अब कहाँ रहती हैं, तो नागालैंड में रहती हैं, झूम खेती के लिए जानी जाती हैं, तो इसका सी वाला सही है, नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया कि कौन सा आदिवासी समूह अधिकतर उदयपुर में सिरोही की जो अमरावली पर्वतमाला है वहां पे पाया जाता है। तो सिरोही वाला जो क्षेत्र है उदयपुर का, अरावली पर्वतमाला, यहाँ पे पाए जाते हैं भील। इसमें से आप देखिए ये भील। इसके बाद 98 में चलते हैं। 98 में कहा गया कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। तो बांकुड़ा और पुरुलिया जो जिले हैं वहां पे पाई जाने वाली जनजाति है संथाल। ठीक, संथालों का जो निवास स्थान है वो पश्चिम बंगाल में भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक खास एरिया में सिमटे हुए। इसके बाद 99 को देखते हैं। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, आपको बताना है। तो साल 2008 में घोषित किया गया, बहुत लेट हो गया, पहले करना चाहिए था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। पोनमुडी दक्षिण भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है, आपको बताना है। तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में एग्जैक्टली नहीं स्थित है, शहर की पास की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये पोनमुडी की जो लोकेशन है इसके पास में। इसके बाद 101 में चलते हैं। 100 से ज्यादा यहाँ क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया कि महनसर, डूंगरपुर, चूरू और नालाई ये शहरों के नाम है, ये किस राज्य में स्थित है आपको बताने। राजस्थान में। चूरू से आप बहुत आराम से गेस कर सकते थे, बाकी अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी, ठीक है, राजस्थान। इसके बाद 102 में कहा गया कि कौन सा एक क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है। क्रेता एकाधिकार का मतलब है, क्रेता कौन होता है, क्रय करने वाला अर्थात ग्राहक। अब इसमें आप देखिए चाय बोर्ड, इसमें जो क्रेता, यहाँ देखिएगा चाय बोर्ड जो है ये क्रेता एकाधिकार के एग्जाम्पल से जुड़ा हुआ है, बाकी जितने हैं उसमें ये काम नहीं दिखाई देता है। 103 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि कौन सा एक लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं देखा जाता है। तो पहाड़ी जो रिसोर्ट्स होते हैं उनमें अगर आप देखें तो बाणासुर उससे बाहर है, बाकी जितने हैं वो उसमें शामिल हैं, जैसे कि छैल है, रानीखेत है और नैनीताल है। ये तो प्रमुख पर्यटन और इस प्रकार के स्थल है, लेकिन बाणासुर इससे बाहर है। इसके बाद 104 में चलते हैं। नदी के प्रवाह को नापने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है, तो क्यूमेक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। असल में ये क्यूमेक नहीं है बल्कि क्यूसेक है, ठीक है, कहते हैं ना इतना क्यूसेक पानी बांध से छोड़ा गया, बाढ़ आने की नौबत थी, ऐसा वाला। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। 105, किसी स्थान की अगर आपको आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी वहां की मेजर करनी है तो ह्यूमिडिटी के मेजरमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम किसी भी प्लेस की ह्यूमिडिटी को नाप सकते हैं। 106 को देखते हैं।
इसमें ये हिंदी का प्रश्न है या इतिहास का प्रश्न है, ये आप देखकर समझ जाएंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें कहा गया कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं कर सकती है। जब पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च हो रही थी आज़ादी के बाद, मतलब गणतंत्र स्थापित होने के बाद, तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि और सारी चीज़ें जो है वो अभी वेट कर सकती हैं, उसके लिए भारत अभी तैयार बाद में भी हो सकता है, लेकिन पहले हमें कृषि के क्षेत्र में उठकर खड़ा होना होगा। और यही रीज़न है कि पहली जो 5 ईयर प्लान लॉन्च होता है उसमें इसी को मेन टारगेट बनाया जाता है, यानी एग्रीकल्चर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था। और आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी का एक अभूतपूर्व योगदान था। इन्हें चाहे लाख लोग नकारने का प्रयास करें, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर न देखा जाए, एक व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए, तो इनके अंदर बहुत सारी योग्यताएं थी और इन्होंने देश को एक बार खड़ा करने के लिए, मतलब ढांचा प्रदान करने के लिए काफ़ी कुछ उस समय किया था। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष लेने की बात नहीं है, एक जो व्यक्तिवार बातें होती हैं वो की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 107 को देखिए। 107 में कहा गया कि राजनीतिक या सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सभी जगह पे, सिवाय किसके? अब कहाँ पे छोड़कर? जहां छोड़कर है उसी को बताइएगा। तो नगरीय जो औद्योगिक संपदा है उसको छोड़कर बाकी सभी जगह, मतलब सड़क और पटरी जो है उनके साथ साथ वन लगाना, ये सामाजिक वानिकी में आता है। निम्नीकरण जो वन आरक्षित क्षेत्र है उसमें, इसके अलावा फसल के लिए अनुपयुक्त जो सार्वजनिक भूमि है, मतलब वहां कोई खेती का काम नहीं हो सकता है तो वहां कुछ पेड़ लगा दिए, ऐसा काम जो है ये सब सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। लेकिन औद्योगिक इकाइयों में पेड़ लगाना ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। इसके बाद 108 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में कहा गया कि इसमें से कौन सी भूमि किसी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो वानुआतू है, अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है और सोलोमन है। देखिए बाकी जो है वो किसी न किसी देश के अधिकार में है, लेकिन वानुआतू जो है, माफ कीजिएगा, अंटार्कटिका जो है, मतलब ये दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है, तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये किसी के, मतलब किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 109 को देखिएगा, और 109 को देखने की आवश्यकता यहाँ पे आगे है, यहाँ आप बीच में देख रहे हैं, ये यहाँ पे टेस्ट का जो लिंक है वो दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। जो यूपी SSSC PET एग्जाम के लिए फुल मॉक टेस्ट लॉन्च किए गए हैं वो एक के बाद एक वीडियोस के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो 109 में आप देख रहे हैं कि यूरोप में कितने देश हैं ये आपको बताना है। तो वर्तमान में 51 देश हैं, ठीक है, वर्तमान में देशों की संख्या 51 है। और 110 को देखते हैं, इसमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश इंडिया है, ऐसा इसमें दिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा जो देश है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का, वो कांगो गणराज्य है। उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील है। तो इसमें आप देखें कि साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है, यही एकमात्र इसमें सही, बाकी सभी गलत है, वो देखकर भी मालूम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज के नाम से जाना जाता है वो क्या है, मतलब किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 113 में कहा गया कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका है चौथे नंबर पे। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, जनसंख्या के मामले में भी काफी आगे। इसके बाद कहा गया कि कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरे सबसे बड़े द्वीप को दर्शाता है? तो हिंद महासागर में दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा द्वीप है वो श्रीलंका है। तो आप बताइएगा कि पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यहाँ पर हमने इस क्विज को समाप्त किया है और तब तक के लिए नमस्कार।